साथ श्री शुक्ला। यूपी में निकाय चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले यूपी की दो महत्वपूर्ण सीटों पर होने वाले चुनावों ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। मैनपुरी में मुलायम सिंह के निधन के बाद लोकसभा और रामपुर के सीट पर आजम खान को सजा मिलने के बाद सीट खाली होने से विधानसभा का उपचुनाव होना है। ये दोनों ही सीटें परंपरागत तौर पर सपा की मानी जाती है, लेकिन इस बार लड़ाई में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है। अखिलेश ने यहां से अपनी पत्नी डिंपल को मैदान में उतारा है। विरासत नेताजी के सम्मान वाली सीट पर पहले तेज प्रताप धर्मेंद्र यादव का नाम दबी जुबान में चल रहा था, वहीं शिवपाल यादव की भी चर्चा थी। सुभाषपा ने यहां से रमाकांत कश्यप को मैदान में उतारकर जातिगत समीकरण के पेच को फंसाने की कोशिश की है। तो बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी का दांव भी किसी शाक्य प्रत्याशी पर हो सकता है। परिणाम कुछ भी हों, लेकिन उपचुनाव कई संदेश लेकर आने वाला है। अखिलेश ने डिंपल को मैनपुरी से उतारकर परिवार के बीच कलह की बात कम की है या उससे और हवा देने की बात की है, ये देखना होगा। अब ये भी पता चलेगा कि मैनपुरी सीट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का हमेशा से दबदबा रहा है, वो दबदबा आगे भी कायम रहेगा। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। इसके ठीक बाद उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर 1996 में चुनाव लड़ा और जीता। नेताजी ने सफाई को जन्मस्थली तो माना, वहीं मैनपुरी को हमेशा से अपनी कर्मस्थली माना। चुनाव के दौरान कई मंचों से उन्होंने ये ऐलान भी किया, इसलिए मैनपुरी की जनता हमेशा अपने नेता के साथ रही। मतदाताओं के सहयोग की दम भर ही 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट पर काबिज है। यहाँ सपा का सीधा मुकाबला भाजपा से होगा। भाजपा भी इस सीट पर दमदारी से चुनाव लड़ेगी। वहीं धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जैसा लोकप्रिय नेता भी समाजवादी पार्टी के बीच में अभी नहीं है। अखिलेश ने यह भी संदेश दे दिया है कि मुलायम की विरासत की हकदार डिंपल यादव हैं। डिंपल यादव का कोई विरोध वहाँ पर नहीं है। मैनपुरी की बहू हैं, तो आप बहू को आशीर्वाद दें। कितना मिलेगा ये भी वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव पर अखिलेश ने भरोसा क्यों नहीं किया, और बीजेपी जो आरोप लगा रही है परिवारवाद का, वो कहाँ तक सही है। दूसरी तरफ आजम का जो गढ़ है वो रामपुर भी है, जहाँ बीजेपी ने परिणाम दिए। समाजवादी पार्टी के लिए ये और बड़ी परेशानी है। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में न उतरने वाले अखिलेश क्या इन सीटों पर प्रचार करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इन दोनों चुनाव से दूरी बनाकर चलने वाली कांग्रेस और बसपा इन चुनाव के नतीजों से क्या सबक लेगी, ये भी देखना होगा। और 22 में साथी रहे सुभाषपा के अब सामने होने के बाद समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी, ये इन चुनाव के बाद तय होगा। आज इन्हीं समीकरणों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रिएक्शंस आपको सुनाता हूं। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से मैनपुरी सीट जीतने जा रही है। सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। पार्टी के फैसले से सभी कार्यकर्ता खुश हैं। मैं बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारी माननीय पूर्व सांसद डिंपल भाभी को, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो मैं अपनी खुशी भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ कि शी हैज़ बीन चूजन एज अ कैंडिडेट। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने ये निर्णय लिया, और हम सब पूरी मजबूती से लगने वाले हैं और कुछ ही टाइम में आप लोगों को रिजल्ट्स भी पता चल जाएगा। मैनपुरी की जनता ने हमेशा समाजवादियों को प्यार दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज जो निर्णय लिया है, मैनपुरी की जनता के जो संस्कार है, मैनपुरी की जनता के बीच में जिस तरीके से माननीय नेताजी ने काम किया था, नेताजी ने प्यार दिया था और जनता ने जिस तरह नेताजी को प्यार दिया था, उसी संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए उसी व्यवस्था में रह करके उनको दिल से जोड़ करके समाजवादी पार्टी का, समाजवादी परिवार का हिस्सा रख करके ये चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत भारी संख्या से जीत करके आएंगे। लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेंगे। हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी तो पता नहीं आपने ये सवाल कहाँ से पूछ लिया है। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है।
तो आपने सुना कि सबके अपने अपने रिएक्शंस हैं, कोई परिवारवादी पार्टी बता रहा है और कोई कह रहा है कि परिवार को बढ़ावा दिया है, तो कोई इसका इस्तेकबाल कर रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, बढ़िया कदम है। लेकिन कुछ समय पहले हमने इस पे पहले भी एक चर्चा की थी, डिबेट किया था, लेकिन तब तक ये नाम सामने नहीं आया था, यानी कि डिम्पल यादव का नाम। अब डिम्पल यादव यानी मुलायम सिंह की सीट की उत्तराधिकारी वो हैं, ये तय कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब दिलचस्प लड़ाई ये भी होगी कि बीजेपी कौन सा कैंडिडेट उतारती है। जैसे कि तमाम जो दूसरे नेता हैं, शाख के नेता हैं, उनके नाम चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल का भी नाम चल रहा है कि एसपी सिंह बघेल को वो चुनाव में उतार सकती हैं, जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये चुनाव और रोचक हो जाएगा। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव किस तरह से स्टैंड लेते हैं, ये भी बात अभी तय नहीं है। उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आपको ये बात पता चल जाएगी और ये तय हो जाएगा कि हम आगे किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। लेकिन उस बीच में 2022 में जो गले में गले डालकर घूम रहे थे, वो सुभाषपा अब अपना अलग रुख अख्तियार कर लिया है। उसने साफ कर दिया है कि हम तो कैंडिडेट उतारेंगे, यानी कि वहाँ पर कई चुनौतियाँ मिलने वाली हैं। इसके अलावा जो नाम चल रहे थे धर्मेंद्र यादव का, तेज प्रताप यादव का, वो नाम भी अब किनारे हो गए हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इन दोनों में से ही कोई एक कैंडिडेट बनकर आएगा सामने। अब लेकिन जो अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है, जो समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है, वो डिम्पल पर भरोसा जताया है। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें, यानी जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी वहाँ पर बहुत कांटे की टक्कर हुई थी, आपको अगर याद हो। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। अनूप संडा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आरिफ महमूद जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, मनीष हिंदवी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, ओपी सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके अलावा अरुण राजभर महासचिव हैं एसबीएसपी के, और सीपी राय राजनीतिक विश्लेषक आगरा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनूप संडा जी के पास चलूँगा। अनूप संडा जी, ये जो टिकट घोषित हुआ है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन 2 नामों पे सबसे ज़्यादा चर्चा थी, वो नाम किनारे हुए और अब डिम्पल यादव। तो आपको लगता है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट आपके डिम्पल यादव हैं? देखिए, जिन नामों की चर्चा की आपने बात की, अटकलें राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये अटकलबाजियाँ चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने एकमत से फैसला लिया है कि श्रीमती डिम्पल यादव, जिनका संसदीय अनुभव भी लंबा रहा है और एक सांसद के तौर पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और महिलाओं और बच्चों के बीच में समाज में उनकी छवि बहुत साफ सुथरी और बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में ये उपचुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि डिम्पल यादव जी के चुनाव लड़ने पर कोई सवाल होना चाहिए या उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बहस होनी चाहिए जी। लेकिन बार बार ये भी तो आरोप लग रहा है ना आपके ऊपर परिवारवाद का। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों का लगातार आरोप समाजवादी पार्टी पर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं किस तरीके की पार्टी है? जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री के पुत्र, जिन्होंने कभी हाथ में बल्ला और बैट ना पकड़ा हो, वो बीसीसीआई के सचिव हो जाए, एक बार नहीं 2 बार, वो पार्टी हमारे ऊपर वंशवादी होने का आरोप लगाएगी? जिस पार्टी के तमाम नेताओं की संततियां प्रदेश विधानसभाओं में, संसद में, मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं लोग, वो पार्टी हमसे क्या सवाल करेगी? हमारा, जिसको परिवारवाद कहा जाता है, हमारा संघर्ष का परिवारवाद है, और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को एक संस्थागत रूप देने का काम कर रही है। उसके तो सारे नेताओं के, बहुत से नेताओं के बच्चे हैं, बेटे बेटियां, जो तमाम पदों पर बैठे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। और डिम्पल यादव जी हमारी पार्टी के नेतृत्व की निगाह में सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी थी, नेताजी के परिवार से जुड़ी हैं, और निश्चित तौर पे सबसे अच्छा चुनाव लड़ेंगी और भारी बहुमत से विजयी होंगी, ऐसा हम लोगों का आत्मविश्वास है जी। ओपी सिंह जी, आपने डिम्पल यादव का नाम सुना कि अब डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अब आप लोग उनको घेरने के लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? किस कैंडिडेट पर ज़्यादा जोर है आपका, और आपको लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है मैनपुरी में?
जी श्रेय जी, पहली चीज तो यह है कि डिम्पल यादव का आना न किसी पार्टी के लिए न उत्तर प्रदेश के लिए कोई आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये तो तय था कि मैनपुरी से जो भी लड़ेगा सैफई परिवार का ही व्यक्ति लड़ेगा। खैर, हर पार्टी की अपनी अपनी सोच है। समाजवादी पार्टी का जो परिवारवाद से ऊपर उभरना नहीं है, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में श्रेय जी ऐसा उम्मीदवार देगी जो डिम्पल यादव को टक्कर ही न दे। इस बार मैनपुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। श्रेय जी, उत्तर प्रदेश में जो ये शब्द चैनल पर दोहराए जाते हैं कि गढ़ है, किला है, विरासत है, सब चली गई। 14 के पहले गढ़ भी था, किला भी था, परिवारवाद भी था, ये सब था। लेकिन 14 के बाद आप देखिए ना कि सारे किले ध्वस्त हो गए। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ मानती थी, किला मानती थी, पहले बदायूं गई, कन्नौज गई, रामपुर गई, आजमगढ़ गई, गोला उपचुनाव हारी, लेकिन ये 4 तो ये अपना गढ़ मानते थे। और इस गढ़ में इनकी पराजय कैसे हुई? दरअसल हर पार्टी का लड़ने का अपना अपना तरीका है। अखिलेश यादव जी का तरीका केवल यमवाई, जातिवाद और परिवारवाद है। इसके सहारे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं। देखिए, 2000 इस समय मैनपुरी का चुनाव हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। अगर चुनौती के रूप में स्वीकार न करती श्रेय जी, तो रामपुर में जहां एक नेता 52% का गणित बता रहे थे, आजमगढ़ में एक नेता जो 53% का गढ़ बता रहे थे, कहां गया गढ़, कहां गया? पहली बात। दूसरी बात, जो रामपुर को गढ़ मानते थे, आजमगढ़ को गढ़ मानते हैं, मैनपुरी को गढ़ मानते हैं, 2022 के विधानसभा में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी वहां 2 विधायक है, 2 हम हैं। हम मैनपुरी का भी चुनाव जीते हैं, भोगांव का जीते हैं, एक इनके चाचा यशवंत नगर जीते हैं, रामपुर का उपचुनाव जीत चुके हैं। तो हमारे लिए रामपुर और मैनपुरी कोई नया पीछ नहीं है, कोई नई चुनौती नहीं है। मैनपुरी तो आप लोग नहीं जीते ना ओपी सिंह जी, जिसको हम मैनपुरी तो आप लोग नहीं जीते ना कभी। नहीं जीते? कौन सा नहीं जीते? मैनपुरी। हाँ, ये बात आपने सही कहा। श्रेय जी, मैंने कहा ना 2022 का विधानसभा जीता, लेकिन सुनिए, मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के अति सम्मानित नेता, अति सम्मानित नेता। और आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री, अरे चुप रहो भैया, अनूप जी जरा बोल लेने जो, उतावले मत हो, कई साथी बैठे हैं, सबको नहीं, वो शांत है, वो नहीं बोल रहे। मैं एकदम शांत हूँ। आपके अंदर का जो विचलन है वो संभावित हार को देख करके अपने आप विचलित हो रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। आप अपना भाषण जारी रखिए। 2000 आपको जो एमवाई करना है, जो हिंदू मुस्लिम करना है, आप जारी रखिए। ओपी सिंह को बोले जी, उसके बाद आप चलते रहे हैं। 2014 से कौन सा चुनाव जीतो बताओ ना अनूप। अरे चुनाव जीते पहले तो भाषा संधि कर लीजिए, पहले तो भाषा संधि कर लीजिए। आप लोगों की असलियत तो थोड़ी देर में खुल जाती है, आप लोगों की असलियत तो थोड़ी देर में खुल जाती है। कम से कम भाषा का शिष्टाचार तो कायम रखिए, प्रधानमंत्री भाषा का शिष्टाचार कायम रखिए। 79 लोग, मैं आपको ओपी सिंह नहीं कह रहा हूँ, पूरी में नहीं, आप भाषा का शिष्टाचार कायम रखिए मुलायम सिंह यादव के सम्मान में। लेकिन सियासत सम्मान के पात्र थे मुलायम सिंह यादव जी, आपकी कोई दया कृपा में मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे। आपकी राजनीतिक मजबूरी थी मुलायम सिंह यादव को सम्मान देना, और आप किसी की राजनीति अपनी बात करनी चाहिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। घिरे हुए ऐसे चापलूस है जो बीचों में कूद पड़ते हैं, बीच में इनको चापलूसी करने की क्या जरूरत है? अरे प्रवक्ता गिरी तो आपकी बनी रहेगी ना। जब आपकी बारी आए तो आप बोलना, जब आपकी बारी आए मैं बोलूं तो कहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, और आप जब भी कोई ऐसी बात करेंगे जिसपे बोलना आवश्यक हो तो मैं बोलूंगा। लाजिमी सवाल था, मैं बोलूंगा जब भी आप ऐसी बात करेंगे। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते हैं श्रीमान भाजपा के प्रवक्ता महोदय, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। आप सत्ता का अहंकार मत दिखाइए, सत्ता का अहंकार मत दिखाइए, सत्ता के अहंकार से ऊपर उठिए, नहीं तो सत्ता का अहंकार बहुत दिन नहीं रहता है।
जनता की ठोकर से बड़े बड़े ताज आसमान में चले गए, इसलिए सत्ता का अहंकार में मत रहिए और ये दबाव हम पे बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। हम दबने वाले लोग नहीं हैं आपकी बात पे। कल्पना करना समाजवादी पार्टी से कि वो मर्यादा में रहे, कतई मर्यादा में नहीं रह सकते, क्योंकि आपके जीन्स में नहीं मर्यादा। देखिए हमारे और प्रवक्ता कितने शांत पूर्वक बैठे हुए हैं, सबको बोलना है जी, आप बुरा उनको भी लग रहा है। चलिए लेकिन आपकी बात पर 14 के बाद कौन आपकी बात का जवाब चूंकि मुझसे शुरू हुआ था इसलिए मुझे देना आवश्यक है कौन सा चुनाव और आगे भी बात चलिए करेंगे, संडा तो जी, भी जवाब दूंगा। ऐसे डिबेट पूरी नहीं हो पाएगी ना, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बताओ ना, पहले तो आप भाषा का शिष्टाचार कायम कर लीजिए, मैं श्रेय जी वो ये कर लीजिए, तब उसके बाद आगे बात कीजिए। 2014 देखिए फिर मानेंगे नहीं। लीजिए, आप भाषा का शिष्टाचार कायम नहीं कर पा रहे हो, इतना अमर्यादित व्यक्तित्व है आपका और आप हमसे सवाल कर रहे हो। अरे भाई, अरे शर्म कीजिए श्रीमान, बंदूक वाली शर्म पार्टी कीजिए। के प्रवक्ता हो श्रेय जी, अरे भाई आप ऐसे भी डिबेट नहीं प्रवक्ता है, चलता। आपका चलिए अगर भाई इसी तरह से समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। अनूप जी एक एक करके बोलिए, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी ना। मेरा श्रेय यह है कि भाषा का शिष्टाचार कायम रखने के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। अगर तुम तड़ाक पर आएंगे तो फिर भाषा का उस बात का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा, तो डिबेट उसी में निकल जाएगी ना फिर पूरी। जी मेरा सवाल जो था कि आप ओपी सिंह जी, मेरा सवाल था कि डिंपल यादव कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप, ये बताइए आप। नहीं, मैंने कहा श्रेय जी पहले कि हर चुनाव को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। हम तो छोटा सा चुनाव है उसको भी करते हैं, लेकिन जो लोग दावा ठोक रहे हैं उनसे पूछिए कि यहां मतगणना के पहले तो दावा चलेगा, लेकिन 2014 से कौन सा चुनाव जीते? 9 चुनाव हुए हैं, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 1 विधान परिषद, 1 जिला पंचायत, 1 नगर निकाय और उपचुनाव विधानसभा और लोकसभा का। 9 में कौन सा जीते हैं बताएं? एक बताएं कि हमने ये जीता है, बताएं। हम ये कर रहे हैं, हम किसी के आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाते। भगवान करे कि जिसको जो बुद्धि मिली है कि वो एमवाई जातिवाद परिवारवाद के सहारे अपनी नैया पार करे, भगवान उसकी नैया देखे। हम तो विकास के नाम पर, हम अपने नेताओं की लोकप्रियता के नाम पर, हम गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी के नाम पर, हम जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक नाम बड़ा चर्चा में है, कानून ओपी सिंह व्यवस्था में ओपी सिंह जी एक नाम बड़ा चर्चा में है, एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल को आप लोग चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं? कोई भी हो सकता, मैंने कहा ना ये नहीं, क्योंकि बड़ा अगर उनका नाम आता है तो भाई ये पार्टी हमारा श्रेय जी मंथन कर रही है। मुलायम सिंह उनके गुरु थे, तो बड़ा आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता। नहीं श्रेय जी किसी का भी नाम आ सकता है, ये तो पार्टी को तय करना है। ये व्यक्ति विशेष वाली पार्टी तो है नहीं कि एक आदमी बैठ करके और उसने ऐलान कर दिया और कह दिया कि पार्टी की ये मर्जी है। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे भाई बहन हो, इनको कौन सी पार्टी, कौन सी कार्यकारिणी, कौन सा मंथन। चलिए मैं अरुण राजभर का रुख करता हूं। अरुण जी, आप लोगों ने तो साथ में चुनाव लड़ा था, अब तो आप उन्हीं के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखिए 2022 में हम उनके साथ चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके का हमारे साथ रोल अदा किया, पहले उन्होंने हमें तलाक दे दिया, हमने उसको कबूल कर लिया और उसके बाद हम स्वतंत्र हो गए, उन्होंने हमको स्वतंत्र कर दिया। हम जनता के बीच में अपने काम को बढ़ाते रहे, उनके बीच में जाते रहे। 5 साल लगातार हम मैनपुरी, एटा, इटावा इलाकों में हमने काम बेहतर तरीके से किया। हमारा संगठन बहुत बेहतर तरीके से बना और हमारे संगठन के लोगों की ये राय हुई कि माननीय नेताजी अब नहीं रहे और उस इलाकों में जो हमने संगठन का निर्माण किया है, जो हमारे लोगों ने जनता के बीच में जाकर काम करने का प्रयास किया है, उन लोगों की मर्जी हुई और उन लोगों का राय हुआ, सुझाव हुआ, सलाह हुआ कि हम लोगों को भी इस मैदान में आना चाहिए
तो हमने इटावा के ही जो हमारे प्रत्याशी है रमाकांत कश्यप, हमने उनको मैदान में जनता के सामने हमने मीटिंग करके, बड़ी सभा करके हमने उनका ऐलान किया। और ऐलान इस बात पे किया है कि जब से मैनपुरी में एक विरासत की राजनीति हो रही है, उस विरासत की राजनीति में कहीं भी छोटे वर्गों की कोई पूछ नहीं हो रही है। और हमने इसीलिए उन वर्गों को वहां चुनिंदा करके हमने जहां जहां हमारा काम हुआ है, जिन समाज में हमने काम किया है, उन समाज की जो राय थी कि यहाँ सिर्फ यादव और शाक्य की ज्यादा चर्चा है, ब्राह्मण ठाकुर, लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं राजभर जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो कहाँ डिंपल यादव को चुनौती दे पाएंगे इतनी बड़ी? अरे आप लड़ते, यही तो बात आपके पिताजी जाके लड़ते, तब तो लगता कि हाँ कुछ कांटे की टक्कर होगी, मजबूत टक्कर होगी। देखिए, जिसको आप कह रहे हैं वो 3 मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और माननीय अखिलेश यादव जी के बहुत ही बेहद करीबी रहे हैं। ये आकलन आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके बीच में काम किए हैं, संगठन में बहुत बेहतर काम किए हैं। और सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी में इसीलिए जुड़े थे कि उनकी भागीदारी समाजवादी पार्टी में नहीं हो पाई थी, और वो हमारे साथ आए, हमने उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया। और वहां से आप देखेंगे कि पहले चरण में 2022 विधानसभा में पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक एक भी कश्यप को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दिया। और सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी ने करहल से उठाकर के, जो माननीय अखिलेश यादव जी का विधानसभा है, वहां से प्रेमचंद कश्यप को उठाकर ले जाकर सोहरतगढ़ में हमने लड़ाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी अति पिछड़े वर्गों को कुछ इज्जत देना नहीं चाहती, उनको सम्मान देना नहीं चाहती, उनकी भागीदारी होने नहीं देना चाहती। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे वो बंजारा समाज हो, चाहे नायक समाज हो, चाहे पाल प्रजापति समाज हो, उनकी भागीदारी कराने के लिए हमने अपने सिंबल पर कई जगहों पर हमने उनको लड़ाने का प्रयास किया। इसीलिए आपको आकलन होगा 1.5 लाख वोट उसी पार्लियामेंट में कश्यप समाज का वोट है, लेकिन राजनीतिक चर्चा में कहीं भी उसका जिक्र नहीं हो रहा है। वहां अर्कवंशी बंजारा समाज का वोट है, वहां पाल प्रजापति का वोट है, राजनीतिक कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन हम जितना दायरे में काम किए हैं, हम अपने वोट की गिनती कराना चाहते हैं कि आखिर इतने समय से लोग राजनीति कर रहे हैं, 4 बार सपा की सरकार बनी, 4 बार बसपा की सरकार बनी, आखिर वजह क्या थी कि किसी भी आयोग का सदस्य तक कश्यप समाज नहीं बन पाया, बंजारा समाज नहीं बन पाया, नायक समाज नहीं बन पाया, कश्यप समाज नहीं बन पाया, क्या वजह रही? इसीलिए हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं कि मैनपुरी में सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में, देखिए किसी का कोई गढ़ नहीं है, जनता का सबसे बड़ा गढ़, जनता जिसको चाहेगी, आप रिहर्सल के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हम रिहर्सल, हमारे संगठन के लोग जो ताकत हमारी बनाए हैं, जो हमारा संगठन है, आखिरकार हम छोड़ देंगे तो हमारा संगठन बिखर जाएगा। हमारे संगठन की राय है कि हमारा जो मतदाता है, जिस समाज में हमने काम किया, उनकी राय है कि आप लड़िए चुनाव, जीत हार का मसला नहीं है, मसला इस बात के कि हमारी भी राजनीतिक वोट काट सके आप, उस ये मतलब है वोट काटने। भाई हम लड़ेंगे तो बेहतर वोट कटेगा, चाहे कोई भी पार्टी लड़ेगी तो वोट है। तो आपको लगता है कि किसको ज्यादा नुकसान होगा? बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि सपा को? ना हम किसी का नुकसान करने जा रहे हैं, ना किसी का फायदा करने जा रहे हैं। हम सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी की ताकत बनाने जा रहे हैं। इसीलिए तो रमाकांत कश्यप को हमने मैदान में उतारा है, और रमाकांत कश्यप छड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी दूसरे दल से नहीं लड़ रहे हैं। और छड़ी सब पे भारी वहां दिखाई देगी, जिस चीज जनता में जब हम काम कर रहे हैं, अभी आज हमारा पर्चा खरीदा गया है, पर्चा मिला है, कल नामांकन का हमने पर्चा भरेंगे, उसके बाद परसों हम लोग नामांकन करने जाएंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे प्रत्याशी के साथ लोग हुजूम के साथ इकट्ठा होते हैं, और हमारे लोग गांव गांव अभी से प्रचार, खुद पैसा, अपना पैसा लगा करके गांव गांव जाकर के अपने प्रत्याशी का वोट दिलाने के लिए, देने के लिए अभी से प्रचार कर रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं है कि हम डिंपल जी के लिए काम कर रहे हैं, हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इनके लिए, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम डिंपल जी के लिए तो आप काम कहाँ कर रहे हैं? पहले थे आप उनके साथ, अब उनके लिए थोड़ी ना काम कर रहे हैं, अब तो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का एक जो प्रवृत्ति बन गया है, इनको अति पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिर्फ वोट लेने से मतलब है, बाकी सिर्फ और सिर्फ इनको झुनझुना थमाने से मतलब है, और कुछ नहीं कर सकते। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर समाज की भागीदारी, बात कहते हैं समाजवाद की, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में जितना टिकट वितरित हुआ है, आप देख लीजिए कितना समाजवाद है। समाजवाद कहां दिख गया? वहां तो पैसावाद दिखा है, और हर जगह पैसा चला है, पूरा झोंक करके पैसा जो ज्यादा दिया है उसको टिकट मिल गया है, जो संगठन में काम किया। अरुण जी, तो उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया आपने? अरे उस वक्त विरोध कर देते तो आज ये नौबती ना आती तलाक। नहीं, हमने विरोध किया था। देखिए, जब चुनावी मैदान में सब उतर जाते हैं
उस समय आप देखेंगे जब ममता बनर्जी जी बनारस के मैदान में आए थी तो हमने कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम गुंडागर्दी करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वतः मंच पर देखा कि हमारे कार्यकर्ता लाठी चला रहे हैं पुलिस पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हमने कई जगहों पर ऐसे कार्रवाई करने के लिए कहा, मंच से, भरे मंच से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहां पे एक चरित्र बना है कि नहीं, हमें गुंडागर्दी करना है, हमें जमीन लूटना है, हमें लोगों को प्रताड़ित करना है, और इतिहास भी रहा है। चलिए इसका जवाब अनूप संडा जी से ले लेती है। जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे और भी गेस्ट के पास जाना है। जी अनूप जी, हमें दबा के रखा। हाँ अनूप जी आप बोलिए। जी पहली बात तो मैं सुभाषपा के प्रवक्ता महोदय की बात पे कह दूं कि 6 महीने पहले हम उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ों के लिए आशा की किरण थे। आज इनको हमारे अंदर सारी बुराई नजर आ रही है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हर राजनीतिक दल का अधिकार है, क्योंकि सरकार नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी तो इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम अपनी वोट की गिनती करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा रिहर्सल कर रहे हैं। तो ये इनकी तो एजेंडा आपकी डिबेट में ही साफ हो गया कि ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के चुनाव को खराब करने का प्रयास करने के लिए भाजपा के इशारे पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अब भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही, तो पहला तो निवेदन मैं कहूंगा कि आपका इंडिया न्यूज यूपी चैनल बहुत सम्मानित चैनल है, तो इसमें जो प्रवक्ता लोग आए उनको कह दिए कम से कम आप और तुम का तो फर्क सीख लें। हम लोग तो श्री और जी लगा के बात कर रहे हैं, इनकी विचारधारा तो श्री और जी दोनों लगाने वाली रही है। ये भाषाई अराजकता कैसे चलेगी? और अगर ये भाषाई अराजकता करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब जवाब दे दिया तो उनको बुरा लग गया। जहां तक सवाल कानून व्यवस्था की बात उन्होंने की, विकास की बात की, आज लखनऊ में एक सड़क धंस गई, एक युवक गड्ढे सड़क के अंदर चला गया, आपने भी पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे। यह विकास है आपका? किसी सरकार में जज को बुलडोजर के आगे नहीं लेटना पड़ा, आपकी सरकार में एक जज बुलडोजर के आगे लेट गया, एक जज को पीट करके उसकी पिस्टल रिवॉल्वर चुरा ले गए, छीन ले गए, उसकी पत्नी को पीट दिया। आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे? आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है, नफरत फैलाओ, फूट डालो, राज करो। आप आजादी के पहले अंग्रेजों के रास्ते पे अंग्रेजों की मदद करते थे और आज भी अंग्रेजों के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। यह है भाजपा की रणनीति। चलिए आरिफ जी के पास चलता हूं। आरिफ जी ये बताइए कि आपके साथी अब चुनाव मैदान में हैं, यानी कि मैनपुरी जो सबसे नाक की लड़ाई होगी जहां पर, वहां पर आरएलडी किस तरह से मदद करेगी, और एक खतौली सीट और है, वहां पर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का। हम लोग तीनों सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। खतौली विधानसभा पे राष्ट्रीय लोक दल का प्रत्याशी होगा, और संभवतः 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कि 13 तारीख तक हमारे प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। आदरणीय जैन जी उसको घोषित करेंगे। और रहा सवाल जो मैनपुरी का, तो मैनपुरी में भी राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी लगाई जा रही है, नेताओं को भी वहाँ पर भेजने की जिम्मेदारी की जा रही है। खतौली पे भी हम लोगों की पूरी तैयारी हो रही है, और हम भी खतौली अब जाने वाले हैं, हम लोग भी वहाँ पे सब लगेंगे। और रामपुर में भी अगर चुनाव होता है तो रामपुर में भी हमारी पार्टी के सारे लोग वहाँ भी जिम्मेदारी से खड़े होंगे, और चुनाव हम लोग सब लोग मिल करके लड़ेंगे। तो ये नहीं है कि खाली समाजवादी कहीं चुनाव लड़ रही है, तीनों जगह पर हम गठबंधन के लोग तीनों सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब रहा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी जैसे कहा कि परिवारवाद, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े सम्मानित हैं जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि परिवारवाद की बात करते वक्त आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद कहाँ नहीं है, किस स्टेट में नहीं है। आज अमित शाह का भी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपको जवाब दिया कि अमित शाह जी के आप बेटे को देख लीजिए, बल्ला पकड़ना उन्होंने नहीं सीखा कभी, और बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए, 50,000 रुपया से 80 करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया। ये सब सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हुनर है कि साहब बेईमानी करो और हम चुनाव जीतेंगे। और चुनाव अब की बार इनको ये पता चलेगा कि साहब लोकतंत्र को आपने 6 साल में आपने इस देश के लोकतंत्र को आपने खा लिया। इस 6 साल के अंदर आपने ये गरीब के घरों से, गरीब से आपने उसकी थाली छीन लिया। आप महंगाई पर आप नहीं बात करते हैं, आप चुनाव लड़ने के लिए आपके सारे नेता देश के अंदर निकल जाते हैं साहब, आप महंगाई पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि सरसों का तेल कहाँ बिक रहा है, गैस का सिलेंडर का दाम कहाँ चला जा रहा है, पेट्रोल की कीमत कहाँ चली जा रही है। आप बस वही एक भक्तवाद बन करके बस खाली भारतीय जनता पार्टी साहब जो कर रही है अच्छा कर रही है। अरे आप ये तो देख लीजिए कि जहां आप राज कर रहे हैं वहां की जनता
किस तरीके से परेशान है। तो आपको लगता है आरिफ जी कि ये मुद्दे जो आपने गिनाए हैं जी, ये मैनपुरी की सीट में काम करेंगे या अरे फिर साहब, मैनपुरी की मेरा सीट- सवाल पूरा सुन जी, लीजिए। जी। ये मुद्दे काम करेंगे या फिर विरासत वाली जो राजनीति है वो काम करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर भी है, नेताजी की सीट खाली हुई है, उसके बाद उनकी बहू अब चुनाव मैदान में है, तो इमोशनल फैक्टर काम करेगा कि मुद्दे काम करेंगे? देखिए शुक्ला जी, मैं आपसे बताऊं, डिम्पल यादव जी एक नेता हैं। वो भले ही उस परिवार की बहू हो, वो सांसद कन्नौज से भी रही हैं, और एक इस राजनीतिक परिवार में की बहू वो हैं, और पूरी तरीके से वो एक राजनीतिक महिला हैं। आप उसको परिवारवाद से जोड़ करके आप ये बात ना करिए कि परिवारवाद वहाँ पर हावी होगा या इमोशनल वोट वहाँ पर चला जाएगा। उन्होंने काम किया है, क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहे हैं वो लोग। हर मौके पर समाजवादी पार्टी वहाँ पर खड़ी रही है। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर लोगों के वर्ग के लिए जयंत चौधरी जी हमारे लड़ाई लड़ते हैं, हम सब लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ परिवारवाद की वजह से कोई चुनाव जीत रहे हैं। ये परिवारवाद तो एक मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को मीडिया में भी बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिम्पल यादव जी क्या नेता नहीं है? डिम्पल यादव जी क्या भाषण नहीं दे सकती हैं? या आपने कभी सुना नहीं है? तो डिम्पल यादव जी लड़ेंगी और मजबूती से वहां का एक एक कार्यकर्ता डिम्पल यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। और मुलायम सिंह यादव जी की वो कर्मभूमि रही है। ये आप क्यों भूल रहे हैं कि मुलायम सिंह जी नेता, इस देश के अंदर एक ही दो लोग ऐसे थे जो नेता कहलाए हैं, जिनका एक आप राजनीतिक चरित्र से आप उठा करके देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं सीपी राय जी का रुख करूंगा। सीपी राय जी, आपका स्वागत है। ये बताइए सीपी राय जी, जिस तरह की मैनपुरी के जो परिदृश्य बन रहे हैं, जिस तरह की लड़ाई अब बनती दिख रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है कि ये जो चुनाव होगा वो किस तरह का होगा? क्या परिवार में जो एकजुटता देखने को मिल रही थी जिस समय मुलायम सिंह जी का निधन हुआ, वो एकजुटता क्या फिर से बिखराव की तरफ चलेगी? मैं शिवपाल जी की तरफ इशारा करते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। श्रेय जी नमस्कार, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। जी नमस्कार। डिम्पल मेरे लिए बेटी के समान है, बहू है, बेटी के समान है। उसको उम्मीदवार बनाया गया है, उसको शुभकामना। मैं तो चाहूँगा कि वो जीत जाए, लेकिन मैं यहाँ आज राजनीतिक समीक्षक के रूप में हूँ। कई साल से मैं राजनीति में नहीं हूँ, तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब निष्पक्ष रूप से दूंगा। ये चुनाव बहुत ही गंभीर है। पिछले चुनाव में, उसके पहले मुलायम सिंह जी, हमारे नेताजी 3 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतते थे मैनपुरी में। पिछले चुनाव में सपा और बसपा दोनों साथ थी। मायावती जी खुद गई थी वहां भाषण देने, और उसके बावजूद वो जो मार्जिन है 3 लाख से ऊपर वाला, वो घट करके 95-96 हजार हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के शाक्या को 4,30,000 कुछ वोट मिला था, और नेताजी को 5,24,25 हजार वोट मिला था। ये इंडिकेशन अच्छा नहीं है। नेताजी होने का एक मतलब है, मुलायम सिंह शब्द का एक मतलब है, उनका एक नाम का अर्थ है। उनका होना और उनका ना होना दोनों में बहुत फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का जो वोट समीकरण है, चूंकि ये क्षेत्र तो मेरे काम के क्षेत्र हैं, उसका कोई ब्लॉक, कोई तहसील नहीं जहाँ मेरे जाना ना हुआ और जहाँ मेरी सभाएं ना हुई हो। 4 लाख से कुछ ज़्यादा वोट यादव है, तो 3 लाख से ज़्यादा वोट शाक्या है, 2 लाख से ज़्यादा वोट ठाकुर है, तो 1.5 लाख के आसपास ब्राह्मण है, इसी के आसपास लोधी है। अति पिछड़ा वर्ग के अन्य जो वोट हैं वो 2.5 लाख के आसपास हैं। इसी तरह से मुस्लिम अगर 60-70 हजार है, तो बनिया भी वहाँ 80-90 हजार के करीब है। जातिवाद के इस युग में और जातिवाद के आधार पर होने वाले फैसलों में थोड़ा वहाँ का गणित उलझा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चलिए मैं ये बात कहूँ, उसके पहले ओम प्रकाश जी को एक जवाब देना चाहूँगा। ओपी सिंह जी, चुनाव में लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है, और कभी कभी दौर होता है, कोई एक दल, एक नेता चल पड़ता है और वो जीतता चला जाता है, लेकिन वो दौर हमेशा किसी का कभी रहा नहीं। 48-49 साल तो मुझे भी हो गया राजनीति में, तो इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए। पिछली बार के चुनाव में रामपुर में जब वोट पड़ा, तो उसके तमाम वीडियो हमें, आपको सबको देखने को मिले, हमारे पास मौजूद है, जिसमें डंडा मार मार के लोगों को भगाया गया और केवल 33-34% वोट पड़ने दिया गया। वोट पड़ने के बाद शाम को आजम खां का मुझे फोन आया, आजम भाई का, और उन्होंने आपकी गिनती के पहले मुझे बता दिया था
कि सीपी राय जी हम ये चुनाव हार रहे हैं, 33-34% हमारा वोट पड़ा नहीं। ये जो इस तरह की बुनियादें डाली जाती हैं, वो कोई दल डाले, वो ये वाला दल डाले या वो दल डाले, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और आने वाले समय में आज जो हम कोई भी चीज़ तहरीर लिखेंगे, वो तहरीर जब हमारी सरकार नहीं रहेगी तो हमारे सामने भी आ सकती है। दलों को इससे बचना चाहिए और नेताओं को भी इससे बचना चाहिए। आजमगढ़ के चुनाव की आपने जिक्र किया, वहाँ के चुनाव में जरूर मैं डिफर करता था। मैं शुरू से 1 महीने से कह रहा था कि वहाँ रमाकांत यादव को टिकट देना चाहिए, घर के आदमी को भेजना जरूरी नहीं है। अगर रमाकांत यादव वहाँ चुनाव लड़े होते तो 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतते। किसी भी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत सकती थी। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ पैदा हुआ हूँ, और वहाँ मुलायम सिंह के चुनाव में कम से कम 250-300 सभाएं मैंने किया था। उसके पहले 77 के उपचुनाव में जब मैसना के दवई बनाम रामबचन यादव चुनाव हुआ था, राम नरेश यादव को इस्तीफा देने के बाद, उसमें भी 1 महीने मुझे लगातार पूरे एमपी के क्षेत्र में घूमने का मौका मिला है। तो ये समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, अब अपनी बात पर आ जाऊं। मैनपुरी में मेरा मानना यह है एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में कि मेरी बेटी, मेरी बहू डिम्पल, जो बहुत ही सौम्य है, एक अच्छी महिला है, एक अच्छी परिवार की बहू है, संसद में भी उसकी अच्छी भूमिका रही है। बेहतर होता कि इसको दांव पर नहीं लगाया जाता। मैं अगर अखिलेश यादव का सलाहकार होता तो मैं डिम्पल यादव को यहां दांव पर नहीं लगाने देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव की मशीन है। वो 12 महीने चुनाव लड़ती है। ओपी सिंह जी ने वो बात बिल्कुल ठीक कही कि वो लोग चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और चुनाव के लिए ही दिन रात काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आजमगढ़ हार चुके, पिछला चुनाव हार चुके और चुनाव हार गए, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की पहचान का क्षेत्र है। मैनपुरी इस परिवार के समाजवाद का दरवाजा है। वहां पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। वहां बेहतर होता कि कोई और उम्मीदवार होता। शिवपाल सिंह यादव जी होते तब तो लाख गुना बेहतर था, कोई चुनौती नहीं होती। वो भारी वोट से जीतते, उनको कोई चुनौती नहीं दे पाता। लेकिन खैर, उनका अपना पारिवारिक और पार्टीगत अंदरमान का मामला है, उसमें मैं कोई कहने वाला नहीं होता हूं। लेकिन ये चुनाव बहुत गंभीर है, बहुत चुनौती वाला है जी, और बहुत आसान नहीं है। चलिए ठीक है, मैं मनीष जी का रुख करूंगा जी। बिल्कुल, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से मैनपुरी का चुनाव की समीकरण बड़े उलझते जा रहे हैं, एक तरह से कहा जाए। अभी सीपी राय जी ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं सलाहकार होता तो फिर मैं किसी और को चुनाव लड़वाता, डिम्पल यादव का चुनाव न लड़वाता, क्योंकि वहाँ प्रतिष्ठा और दांव पे लग जाती है। अब ऐसे में एक तरफ शिवपाल यादव जो कह रहे हैं कि मैं अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा हूं, मैं 3-4 दिन में अपनी स्ट्रेटजी क्लियर कर दूंगा। स्ट्रेटजी साफ है कि अगर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो फिर वो वहां पर समाजवादी पार्टी को किसी ना किसी रूप में डेंट करेंगे, चाहे वो पीछे से प्रचार हो, चाहे वो फ्रंट पे आके अपने को कैंडिडेचर अपना करें। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि डिम्पल यादव को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर बीजेपी ने कोई मजबूत कैंडिडेट वहां पर उतार दिया तो फिर समीकरण बदल सकते हैं? मैं आदरणीय सीपी राय जी की पहले बात को थोड़ा बढ़ा दूं, फिर इस बात सवाल के जवाब पर आता हूं। 1989 के बाद ये सीट लगभग सपा के पास रही है। पहले जनता पार्टी के पास उदय प्रताप सिंह जी वहां से 30 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, ज्यादा हो गए, पार्टी सीट उन्हीं के पास है। लेकिन एक चीज जो देखने में आ रही है, वो हम पिछले 7-8 साल की बात करेंगे। 19 और 14 का अगर आप चुनाव देखिए तो उसके पहले भाजपा का जो वहाँ प्रेजेंस था वो बहुत कम था। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, बहुत कम प्रेजेंस था। लेकिन 14 के चुनाव में वो 32% पर पहुँचते हैं और 19 के चुनाव में 44% पर पहुँचते हैं। और यही बात आदरणीय सीपी राय जी भी कर रहे थे कि भाजपा का प्रेजेंस वहाँ बढ़ता जा रहा है। अगर आप विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे तो 17 में सिर्फ एक सीट उनके पास थी, भोगांव, और 22 में उनके पास 2 हो गई, भोगांव और मैनपुरी। तो कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा ना कि उस बेल्ट में भी जहां पर 30 साल से सपा बहुत मजबूती से काबिज थी, वहां पर भाजपा का प्रेजेंस हो गया है। तो अब उसको खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जातिगत समीकरण वो बेहतर बनाते हैं, है ना, और एक एक करके एक पूरे समूह को पकड़कर अपनी तरफ ले आते हैं। और जैसे वहाँ लोध भी हैं, कुर्मी भी हैं, शाक्य हैं, बनिए हैं, तो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तो भाजपा अपना चंक तो बनाकर बैठी है। 44% से बात उस पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई टफ रहेगी। अब दूसरा सवाल डिम्पल जी वाला और
शिवपाल सिंह यादव जी वाला। अगर डिंपल यादव की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आदरणीय राय साहब से थोड़ा सा असहमत होऊंगा। विकल्पहीनता की दशा है। अगर ये बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि लड़ाई मुश्किल है, तो ये बात अखिलेश जी भी समझ रहे होंगे। तो अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है सहानुभूति का। मुलायम सिंह जी के ना रहने पर सीट खाली हुई है, कर्मभूमि थी उनकी। तो आप सोचिए सबसे बेहतर सहानुभूति का जो फायदा है वो किसको मिलेगा? एकदम क्लोज परिवार के किसी व्यक्ति को मिलेगा। तो मुझे लगता है यही सोचकर डिंपल जी को उतारा गया है कि सबसे सेफ बेट है। ये ठीक बात है कि आदरणीय राय साहब ये ठीक बात कह रहे हैं कि उनको मोहरा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन विकल्प क्या, चारा क्या है? क्योंकि ये आंकड़े तो तेज प्रताप चारा थे, धर्मेंद्र थे, मुझे लगता है वो भी बहुत क्लोज है। हाँ बिल्कुल बहुत क्लोज, मतलब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब मेरा इंट्यूशन कहता है कि बहू को उतारना जो है एक सेफ बेट है अगर सहानुभूति को कैश करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि मैं कितना सही था कितना गलत था। और आखिरी बात शिवपाल जी वाली, क्योंकि देखिए यहां पर यह भी एक मसला है कि अगर शिवपाल जी, देखिए ये तो तय था कि शिवपाल जी को सपा के टिकट पे मैनपुरी नहीं लड़ाया जाएगा। ये तो इसमें कहीं कोई, क्योंकि जिस तरीके के रिलेशंस हैं पिछले कई सालों में देखने में आ रहे हैं, या आप भी जान रहे हैं कि ऐसा ना होता कि वहां मैनपुरी की सीट अखिलेश जी शिवपाल जी को दे देते। ये तो नहीं होना है, वो तो दिख रहा है। शिवपाल जी क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है डिंपल को लाने का एक कारण यह भी होगा क्योंकि शिवपाल जी का वहां पर बहुत प्रभाव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बहुत काम किया है उन्होंने वहां पर, उसको भी न्यूट्रलाइज करना है इनको। मतलब भाजपा की जो बढ़ती प्रेजेंस है वो और शिवपाल जी का इंटरफेरेंस, दोनों को न्यूट्रलाइज करना है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए डिंपल यादव को लाया गया है चुनाव में। जी, ओपी सिंह जी का मैं रुख करूंगा। ओपी सिंह जी ये बताइए कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जिस तरह से मनीष जी ने बताया कि जातिगत समीकरण, सीपी राय जी ने भी बताया जातिगत समीकरण, तो ये मुझे जो लगता है वो जातिगत समीकरण से ज्यादा इमोशनल फैक्टर पे काम करेगा। तो उसकी क्या काट है आपके पास? श्रेय जी, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी हमारे आरएलडी के और सपा के साथी बोल रहे थे, सन 2017 से हम जो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, हमारा मुद्दा है प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास। था, है और आगे भी चुनाव में रहेगा। विपक्ष के जो भी बोलने दीजिए, समय कम है, फिर निकल जाएगा समय। अपना अधिकार, आप बोलिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि दोनों बात है। हाँ श्रेय जी, मैंने कहा कि सिंपैथी मुलायम सिंह के मरने पर भारतीय जनता पार्टी को भी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो अस्पताल से लेके घर तक न गया हो, लेकिन वह सिंपैथी परिवारवाद के कारण वोट में तब्दील नहीं होगा। दूसरी बात, जातिवाद तुष्टीकरण का मुलम्मा पिछले कई चुनावों से श्रेय जी टूट चुका है। और इसका मैं साबित इसलिए कर रहा हूं कि रामपुर का चुनाव जातिवाद के आधार पर एक पार्टी लड़ी, आजमगढ़ का चुनाव जातिवाद के समीकरणों को जोड़ करके लड़ी, और जोड़ करके न लड़ती और तुष्टीकरण और जातिवाद के समीकरण जो बार बार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी इसके आधार पर चुनाव लड़ती, तो उस पार्टी का राष्ट्रीय नेता कार्यकारिणी की बैठक में खुलेआम ये नहीं कर सकता कि 20-20 हजार मुसलमानों और यादवों का वोट चुनाव आयोग ने कटवा दिया भाजपा के पन्ना प्रमुखों से। अगर 20-20 हजार वोट कटवा दिया तो भैया 111 सीट आप जीते, तो उसमें 20-20 हजार कहाँ गया? उसमें ईवीएम कहाँ गया? उसमें डीएम कहाँ गया? उसमें दबंगई जबरदस्ती कहाँ गई? उसमें जो है चुनाव आयोग कहाँ गया? आप आजमगढ़ की 10 सीट जीत गए, 8 सीट गाजीपुर की जीत गए, तब आपका ईवीएम और डीएम हर चुनाव को अपनी अयोग्यता, अपनी हार, अपनी असफलता को एक नया बहाना खोज करके भ्रमित करने के लिए आप कहते हो कि जनता ने भाजपा को नहीं जीता। श्रेय जी, ये शब्द क्या कहता है? ये शब्द कहता है कि आप लोग को लोकतंत्र और जनता पर विश्वास नहीं है।
और जिस नेता को जनता और लोकतंत्र पर विश्वास न हो, इस देश की रीढ़ भी रीढ़ ही है दोनों। इस देश की रीढ़ जनता पर विश्वास इनका नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास इनका नहीं है। लोकतंत्र को आपने खा डाला पूरे प्रदेश मेरे पास समय कम है और झूठ बोल करके आप देश और प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। जो भी वादा आपने जनता से किया, आपने कोई वादा नहीं पूरा किया। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देखिए, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। कहां है आपका सबका साथ सबका विकास? महंगाई आपने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। आज बताइए, महंगाई आज चरम सीमा पर पूरे देश के अंदर पहुंच गई है। आप किसकी बात आप कर रहे हैं? आरिफ जी, आज डिबेट महंगाई पे नहीं कर रहा हूँ। महंगाई पे नहीं, मैं महंगाई पे नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। जातिवाद की बात कर रहे हैं आप, बताइए। जातिवाद अगर भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट पर बात कर रहा हूँ। अनूप संडा जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं अनूप संडा जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आप लेकर आओ। ये बताइए कि शिवपाल जी की तो राहें अलग हैं, तो क्लियर हो गया। तो आपको लगता है कि शिवपाल जी अगर साथ नहीं रहेंगे तो वहां पर मैनपुरी में आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी जसवंत नगर की जो सीट है वो उसका कुछ हिस्सा मैनपुरी में भी आता है और वो वहां से बहुत अच्छे वोट से चुनाव लड़ते हैं और उनका बहुत पुराना रिलेशन भी है। और दूसरी बात, वो मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं और उन्होंने साथ में बहुत लंबे समय तक राजनीति की। यदि वो आपके साथ होते तो फैक्टर एक दूसरा होता, परिदृश्य दूसरा होता, लेकिन आज एक दूसरा परिदृश्य निकल के सामने आता है जो आपको डेंट कर सकता है। देखिए, पहली बात तो है कि अभी शिवपाल जी ने अपनी कोई सम्मति नहीं दी है इस बारे में कि वो क्या करेंगे। दूसरा जहां तक सवाल है कि शिवपाल जी रहे हों माननीय अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई पार्टी है और उनका पूरा जीवन ही संघर्ष का दस्तावेज है और उन्हीं के संघर्षों को लेकर के और उनके न रहने पर पूरे समाज के अंदर उनके प्रति जो सम्मान था, उस सम्मान को प्रकट करने के लिए जनता मैनपुरी की आतुर है। वैसी स्थिति में, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय बार बार कह रहे हैं कि जातिवाद, हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, खुद हमको लग रहा है सबसे ज्यादा जातिवाद के लिए परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है और ऐसी मेरे पास जानकारी है कि वहां का चुनाव जाति पर धर्म पर नहीं होने वाला है। वहां का चुनाव किसने दिया था? अब आप क्यों बीच में टोक रहे हैं भाई? चलिए, समय थोड़ा सबर कर लीजिए। समय बहुत कम है मेरे पास। मैं एक बात श्रेय जी, एक बात कहना चाहूंगा अपनी बात के, मुझे बाकी गेस्ट झूठ को जोर से बोलना, झूठ को जोर से बोलना ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा का एक अनिवार्य अंग है। बस मुझे प्रशिक्षण का एक अंग है। ये बता दीजिए, और इनके झूठ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर शिवपाल जी आपके साथ तरफ ले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था जी और एक कानून व्यवस्था और विकास के नाम पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं अरुण राजभर का रुख करता हूँ। चलिए, अरुण राजभर जी, ये बताइए, आपने कैंडिडेट तो उतार दिया मैनपुरी में, खतौली और रामपुर में क्या करेंगे? खतौली में भी हमने प्रत्याशी रमेश प्रजापति को उतार दिया है। उसी दिन हमने 2 प्रत्याशियों घोषित कर दिया था। एक प्रत्याशी रामपुर के हैं जिसमें कोर्ट ने रोक लगाई थी। कल ही कोर्ट ने फिर से चुनाव करने के लिए निर्देशित कर दिया, चुनाव आयोग ने निर्देशित किया। अब हम 1-2 दिन में जल्द ही रामपुर का भी प्रत्याशी तय कर देंगे। सुहेल भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन के दम पर, अपने कामों के दम पर, जितना हम उनके बीच में काम किए हैं, जितना उनके सुख दुख में हम रहे हैं और जितना हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां छोटे छोटे सभा करके जो लोगों को जगाने का प्रयास किया है, देखिए वहां उन इलाकों में लोगों को बहुत दबा के रखा गया। मैं तो 5,000, 7,000, 10,000 की भीड़ों में जाकर के ये देखा है कि लोगों से पूछा गया कि यहाँ आपको क्यों नहीं उभरने। अच्छा, मेरे पास समय कम है। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है मेरा। ये बताइए, आप बता रहे हैं कि पूरे पश्चिमी उत्तर मुझे सवाल करने दीजिए। संगठन तैयार है। अरे पूरी आपके नेता स्वयं ओम प्रकाश राजभर जी कभी नहीं जाकर के वहां पर पिछले चुनाव में खड़े हुए हैं। आरएलडी वाले, आपकी हैसियत क्या थी? आप अपनी हैसियत देखिए। अरुण राजभर जी, आप अपनी हैसियत देख लीजिए। देखिए, दिल्ली जाकर के अमित शाह जी के पास आप बैठते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर के आप काम कर रहे हैं। आप दूसरों को हैसियत दिखाने जा रहे हैं, करने पर लगे हो और समाजवादी पार्टी को आप बर्बाद करके ही छोड़ोगे। आपकी हैसियत अरे आप अपनी देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। सुरक्षा दे दिया तो आप बीजेपी। चलिए, मैं मनीष जी का रुख करूंगा। मनीष जी,
ये बताइए, इस मैनपुरी चुनाव के बाद आपको लगता है जो भी रिजल्ट आएगा वो 2024 पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, या किसी जो भी जीतेगा वो साइकोलॉजिकली अपर हैंड में होगा? क्योंकि सीट जो बीच में सेंटर में है वो बहुत प्रतिष्ठित सीट है, और मैं कहा लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जीत हार एक संदेश तो देगी ही। जी, मतलब आपको लगता है कि ये 2024 को एक तरह से कहा जाए कि सेमीफाइनल की तरह से देखेंगे? नहीं, सेमीफाइनल मत देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी के चुनाव में कम से कम इसका असर जो है जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी इस सीट को बचा लेती है तो उसका मनोबल भी बढ़ेगा और लोगों के बीच में मैसेज भी जाएगा, और अगर वो सीट हारती है तो उसका गलत मैसेज भी जाएगा। जी, सीपी राय साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि ये जो साख की लड़ाई है इसमें बीजेपी तो कभी जीती नहीं, तो उनका तो कोई नुकसान है नहीं। अब नुकसान एक ही हो सकता है, अगर इन केस रिजल्ट जो है वो दूसरे आए। इतनी लंबी विरासत है मैनपुरी में, 30 साल से ज़्यादा कोई जीत नहीं पाया, नेताजी के अलावा कोई वहाँ पे जीतता नहीं था। ठीक है, अब अगर इसमें नुकसान का आकलन करें तो किसका नुकसान और किसका फायदा? बीजेपी अगर ये बहुत बड़ी बात होगी और समाजवादी पार्टी का काडर इससे डिमोरलाइज होगा, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। समाजवादी पार्टी जीतती है तो उसकी अपनी सीट है, उसको बचाने में कामयाब रही, और उससे निश्चित तौर पर एक लंबे समय बाद उसको फिर से ऑक्सीजन का एक काम करेगा। मैं फिर इतना कह सकता हूँ इसके बारे में। जी, चलिए, आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप संधा जी आपका शुक्रिया, मनीष हिंदवी साहब आपका शुक्रिया, आरिफ साहब आपका शुक्रिया, ओपी सिंह जी आपका शुक्रिया, और अरुण राजभर साहब और सीपी राय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में भाग लिया और अपने विचार रखे। तो आपने सुना कि किस तरह की कांटे की लड़ाई होने जा रही है। इसके अलावा जो परिवारवाद की बात की जा रही है, उस परिवारवाद की सबने अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ रखी हैं। जब जिस पार्टी में अगर किसी का कोई परिवार का सदस्य खड़ा होता है तो वो अपनी परिभाषा गढ़ता है, और दूसरा खड़ा होता है तो वो अपनी परिभाषा गढ़ता है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई सिर्फ परिवारवाद की नहीं है, यहाँ पर साख की लड़ाई है, एक विरासत की लड़ाई है। उस विरासत की लड़ाई में कौन किसके साथ खड़ा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार नेताजी के बिना चुनाव होना है कि इतने लंबे अरसे बाद समाजवादी पार्टी बिना नेताजी के चुनाव लड़ेगी। तो वो जो एक स्ट्रैटेजी बनाते थे नेताजी, अपनी जो सीटों के लिए जो समीकरण तय करते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, राब्ता बनाते थे, क्या वो राब्ता स्ट्रैटेजी बनाने वाले अब समाजवादी पार्टी में उतने मजबूत लोग हैं, या फिर अखिलेश यादव जिस तरह से गोला सीट में चुनाव प्रचार पे नहीं गए, क्या उनको इस चुनाव में उतरना पड़ेगा? क्योंकि ये लड़ाई अब साख की है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अखिलेश यादव को अपना समय देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जो विरासत की लड़ाई है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक संदेश लेकर जाएगा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव किस तरह की भूमिका में आते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि 2024 में क्या करेंगे वो, ये 2022 का ये उपचुनाव तय कर देगा। क्योंकि शिवपाल जी की राजनीति का अभी कोई गंतव्य बनता नहीं दिखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद अंत में वो फिर अखिलेश यादव के साथ हो गए थे। साथ होने के बाद उन्होंने बाकायदा उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। लेकिन इस चुनाव के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद क्या असर हुआ, फिर से वो अलग हो गए। तो कई नेताओं को अपने अपने मुस्तकबिल को तय करना है, और ये भी तय करना है कि 2024 में किस तरह की जंग लड़ी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।